और वो कितना एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रिलायबिलिटी ऐसे आइटम्स के लिए ही कूडर रिचर्डसन काम करेगा। ओके, तो कन्वर्जन वैलिडिटी देखती है कि जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, ये दोनों ही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के टाइप है। कन्वर्जन वैलिडिटी कि अब जो उस चीज का मैंने टेस्ट बनाया है, तो डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब कि ये जो है हम Hi everyone and welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari and आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको हर साल आपके सीयूईटी पीजी के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज के टॉपिक्स आपके शॉर्ट वीडियो रहेंगी, ज्यादा लेंदी नहीं, जहाँ पे हम आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो हर बार आपके पेपर में जिनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी। तो अपने टॉपिक शुरू करने से पहले, देखने से पहले कि कौन से ज्यादा सवाल आते हैं, कौन से हैं ये टॉपिक्स, थोड़ी सी बात पावर विदिन साइकोलॉजी की भी कर लेते हैं। तो चाहे आप किसी भी लेवल ऑफ साइकोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीयूईटी, यूजी, पीजी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंसेस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पावर विदिन साइकोलॉजी आपको हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। ये हमारे रिस्पेक्टेड कोर्सेज हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन आप जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये हमारे पिछले सालों से लगातार बैचेस से टॉपर्स निकलते हैं, तो ये कुछ टॉपर्स हैं। अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस तो होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराई जाती है, मॉक टेस्ट सेक्शंस लिए जाते हैं। इसके अलावा आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सेशन भी अवेलेबल है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं तो उसकी भी पूरी प्रिपरेशन यहाँ कराई जाती है। इनके अलावा अगर आप कोर्सेज के अलावा करियर गाइडेंस सेशन शेड्यूल कराना चाहते हैं, तो आप वो भी हमारे साथ करा सकते हैं। किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन डिटेल के लिए जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप यहाँ के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या अगेन वेबसाइट पे रीच आउट कर सकते हैं। हमारी ऐप भी अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप, ऐप स्टोर से भी, प्ले स्टोर से भी, और फ्री में कंटेंट भी है उसमें। मेक श्योर दैट यू डू एक्सप्लोर। एंड अब हम आएंगे आज के टॉपिक पे। तो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक आपका है रिलायबिलिटी वैलिडिटी का। इससे आपको हर साल टेबल के फॉर्म में सवाल देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी गिवन होंगी, और आपको उनको मैच करना होता है उनकी रिस्पेक्टिव डेफिनेशन के साथ। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है अपने प्रिपरेशन के लिए, ये टॉपिक आपको बिल्कुल 100% करना ही है। तो रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी रिफर्स टू कंसिस्टेंसी, कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना कंसिस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेट्स से अगर आज मैं आपका साइकोलॉजी का टेस्ट लूँ 100 नंबर का, 100 में से लेट्स से आपके 40 नंबर आए, अब मैं कल दोबारा से आपका टेस्ट लेती हूँ, तो दोबारा से आपके नंबर कुछ 40 के अराउंड ही मुझे देखने को मिलेंगे। मे बी अब आप एक दिन में पढ़ो, मेहनत करो, तो 40 से 45 तक नंबर चला जाए, बट ऐसा तो नहीं होगा कि 40 से सीधा आप 100 पे पहुंच जाओगे। नहीं, ऐसा तो नहीं देखने मिलेगा, कॉन्सिस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी को रिलायबिलिटी बोलते हैं। या अगर कि आपका सपोज आज 100 मार्क्स आ रहे हैं, और तो कल ऐसा तो नहीं होगा कि आपके कल 0 ही आ जाएंगे, उसी के अराउंड आएंगे, 100, 95, 99 ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो ये कॉन्सिस्टेंट रिजल्ट जो होते हैं, यही रिलायबिलिटी कहलाती है। तो रिलायबिलिटी रिफर्स टू कंसिस्टेंसी, यही आपका कीवर्ड है। जब भी कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, आप समझ जाए कि यहाँ रिलायबिलिटी की बात हो रही है। ठीक। एंड अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। तो आइए देखें टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या है। तो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी को हम बांटते हैं एक्सटर्नल रिलायबिलिटी के बेसिस पे और इंटरनल के बेसिस पे। ओके, एक्सटर्नल में भी टेम्पोरल स्टेबिलिटी, दैट इज जो टाइम के एलिमेंट को भी देख रही हूँ। तो इसमें आता है हमारे पास टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है जहाँ पे सपोज आज मैंने आपका एक टेस्ट लिया, अब कुछ टाइम के बाद मैं आपका दोबारा से वही सेम टेस्ट, तो ये होती है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। आज जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपका टेस्ट लिया, आपके उसमें
100 मार्क्स आए, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से तो फिर वही 100 मार्क्स देखने को मिले। या लेट्स से कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट है, कोई टूल है, कोई असेसमेंट का मे बी जिससे पता चल रहा है कि मे बी कोई न्यूरोकॉग्निटिव प्रॉब्लम प्रेजेंट है। तो अब मैं 2 हफ्ते बाद दोबारा से टेस्ट दूँ तो प्रॉब्लम तो पर्सिस्ट करेगी ही। ऐसा तो नहीं है कि अब दिखा देगा कि नहीं बिल्कुल फुल्ली फंक्शनिंग ब्रेन है। तो ये क्या है? ये कंसिस्टेंसी ये हम कैसे टेस्ट कर रहे हैं? टेस्ट रीटेस्टिंग के थ्रू पहले एक बार टेस्ट लिया, फिर थोड़े टाइम बाद दोबारा से टेस्ट लिया। यही होती है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी किसी एक ग्रुप पे, इंडिविजुअल पे टेस्टिंग करना और फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से वही टेस्ट यूज करना। इस टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। फिर आपके पास आता है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी जिसको कि ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी बोलते हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 3 अलग-अलग हैं, इनका क्या मतलब है? अलग नहीं है, तीनों एक ही चीज़ है, पैरेलल फॉर्म बोलो, ऑल्टरनेट फॉर्म बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपके पास पूल ऑफ डेटा होता है, पूल ऑफ आइटम्स होते हैं, कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको अब आप 2 सेट्स में बाँटते हैं, सेट ए, सेट बी, 2 ऑल्टरनेट फॉर्म्स में बाँटते हैं और फिर इनके बीच आप जो है इनका मेजरमेंट करते हैं और कंसिस्टेंसी देखते हैं। लेट्स से मैंने 100 आइटम्स मैंने बनाए थे एक टेस्ट के, अब 100 आइटम्स को मैंने 50-50 के इक्विवेलेंट फॉर्म में से बाँट दिया। फॉर्म ए, फॉर्म बी करके। तो अब यहाँ पे मैं इसको एडमिनिस्टर करूँ और इनके बीच की कंसिस्टेंसी देखूँ। बिकॉज़ एक ही पूल ऑफ डेटा, एक ही पूल ऑफ क्वेश्चन्स हैं, तो इनके बीच में कंसिस्टेंसी दिखेगी, पैरेलल फॉर्म है टेस्ट की, कंसिस्टेंसी दिखेगी। तो यही जो मतलब दिखनी चाहिए अगर एक अच्छा टेस्ट है तो। तो यही आपका पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी होता है ये। इसको ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पे दोनों ही टाइम के एलिमेंट है, दोनों ही टेम्पोरल स्टेबिलिटी के टेस्ट भी हैं, एक्सटर्नल रिलायबिलिटी है। फिर इसके अलावा एक्सटर्नल रिलायबिलिटी में एक और आता है आपका इंटर-रेटर या इंटर-स्कोरर रिलायबिलिटी। इंटर-रेटर जिसको कि इंटर-स्कोरर भी बोलते हैं। इंटर-स्कोरर ये आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट में यूजुअली देखी जाती है, प्रोजेक्टिव टेस्ट्स में यूज करी जाती है। क्या होती है इंटर-रेटर, इंटर-स्कोरर रिलायबिलिटी? यहाँ पे यहाँ पे अब हमारे पास रेटर्स होते हैं। रेटर्स अपनी रेटिंग देते हैं, स्कोरर्स अपनी स्कोरिंग देते हैं और वो कितना एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रिलायबिलिटी निकाली जाती है। लेट्स से कि कोई टेस्ट है, आप उस पे रेटिंग दे रहे हो, मैं उस पे रेटिंग दे रही हूँ। हमारी रेटिंग कितनी मैच हो रही है? अगर हो रही है, कांसिस्टेंट है, तो मतलब रिलायबिलिटी है। नहीं हो रही है, तो नहीं है। तो यही इंटर-रेटर या इंटर-स्कोरर रिलायबिलिटी भी इसको बोलते हैं। तो आपके टेस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं या प्रोजेक्टिव होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो कि आपके अनकॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करते हैं, उस फिलॉसफी पे साइकोएनालिटिक फूड स्कूल पे बेस्ड है। तो वहाँ पे प्रोजेक्टिव टेस्ट में इंटर-रेटर रिलायबिलिटी ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, तो ये आपके हो गए कुछ फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। फिर आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब अब टेस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं, ये तो हमने देखा कि अच्छा एक टेस्ट को एक बार, 2 बार एडमिनिस्टर करा या अलग-अलग रेटर्स का एग्रीमेंट देखा हमने। अब टेस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं, ये आपस में कितने कोरिलेटेड हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने एक जैसे हैं, वो हम देखते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी से। तो इसमें आता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में क्या करते हैं? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में हमारे टेस्ट को हम 2 पार्ट्स में बाँट देते हैं। अपर हाफ, लोअर हाफ में बाँट सकते हैं, ऑड इवन के बेसिस पे बाँट सकते हैं। किसी भी तरीके से 50-50 कर देते हैं टेस्ट का और उसके बाद ये जो हमारे आइटम्स आए, इनके बीच की अब हम कंसिस्टेंसी देखते हैं कि कितने ये एक जैसे हैं, कितना इनका कोरिलेशन है। अगर एक जैसे हैं, तो अच्छी कंसिस्टेंसी है, नहीं है तो नहीं है। और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कोरिलेशन भी नहीं चाहिए होता है। लेट्स से अगर मैंने आइटम्स मेरे बहुत ही हाइली कोरिलेटेड है, मतलब तो सब एक ही चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, तो मुझे इतने आइटम्स रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैंने 50 आइटम का 50 आइटम्स का एक टेस्ट बनाया, 50 आइटम्स के टेस्ट में अब इनमें बहुत ज़्यादा 4 आइटम में बहुत कोरिलेशन, बिल्कुल +1 कोरिलेशन जा रहा है एकदम मालूम या -1 जा रहा है, डायरेक्शन हटा के 1 का कोरिलेशन है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि दोनों कहीं न कहीं एक ही चीज़ मतलब टेस्ट कर रहे हैं, दोनों आइटम बिल्कुल सेम ही हो गए। तो अब एक ही चीज़ को 2 बार क्यों रखेंगे? तो टाइम वेस्ट हो गया, रिसोर्स वेस्ट हो गया, वो नहीं रखेंगे, तो उसको हटा देंगे। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी कोरिलेशन नहीं चाहिए, मॉडरेट कोरिलेशन चाहिए कि हाँ, एक जैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं, लेकिन एक ही चीज़ मेज़र कर रहे हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए। इंटरनल कंसिस्टेंसी। फिर क्रोनबैक अल्फा भी आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी का मेज़र है, रूडर रिचर्डसन भी है, KR20 जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब हम कोवेरिएंस देखते हैं। कोवेरिएंस
ओके, कि जो हमारा वेरिएंस है उसके बीच में कितना कंसिस्टेंसी है, कितना कोरिलेशन है, कितनी कंसिस्टेंसी है, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ इनका वेरिएंस एक जैसा है, तो आइटम्स एक जैसे हैं। कोडेड रिचर्डसन में भी यही काम होता है, बस डिफरेंस इतना है कि कोडेड रिचर्डसन आपका जैसे वो ऑप्शंस होते हैं ना जहाँ पे एक ही चीज सही है, जिसको डाइकोटोमिस बोलते हैं, ऐसे आइटम्स के लिए ही कोडेड रिचर्डसन काम करेगा। क्रोनबैक अल्फा डाइकोटोमस आइटम्स पे काम नहीं करेगा। जैसे आपके पास है कि ट्रू फॉल्स टाइप का, कि एक ही ऑप्शन सही है बाकी गलत है, इस तरीके का कुछ है, तो आपका हम कोडेड रिचर्डसन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल राइट आंसर्स हैं और इस तरीके का है, डाइकोटमी नहीं है, तो हम कोडेड रिचर्डसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्रोनबैक अल्फा का दोनों केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइकोटमस में भी कर सकते हैं और पॉलीटॉमस में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर डाइकोटमस वेरिएबल्स होते हैं, डाइकोटमस आइटम्स होते हैं, तो क्रोनबैक और कोडेड रिचर्डसन दोनों की वैल्यू एक ही आती है। ओके, तो ये हमारी रिलायबिलिटी हो गई। ओके, होपफुली आपको इसकी क्लैरिटी मिली होगी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार ही एवरी सिंगल टाइम विदाउट अ फेल रिलायबिलिटी वैलिडिटी इस पे सवाल बनता है, तो ये टॉपिक आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। देन वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या होती है? अ, तो वैलिडिटी होती है आपकी एक्यूरेसी, कि अब आपका जो टेस्ट है ये कितना एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, वेदर इट इज मेजरिंग व्हाट इट इज एमिंग टू मेजर। जैसे आज मैं अगर एक इन्वेंट्री बनाऊं या एक टेस्ट बनाऊं मैं मे बी एंग्जाइटी का मैंने टेस्ट बनाया, और अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा टेस्ट एंग्जाइटी को मेजर कर ही नहीं रहा, ये तो डिप्रेशन के रिजल्ट दे रहा है। तो क्या मेरा टेस्ट अच्छा हुआ? नहीं अच्छा हुआ। मैंने बनाया था किसी और चीज का है, तो रिजल्ट किसी और चीज का दे रहा है, नॉट गुड। तो ये अच्छी वैलिडिटी नहीं हुई। वैलिडिटी कब अच्छी होगी? कि हाँ मैंने डिप्रेशन का टेस्ट बनाया है और डिप्रेशन का ही रिजल्ट दे रहा है, तो एक्यूरेटली मेजर कर रहा है जो कि मैं मेजर करना चाहती हूँ, तो गुड वैलिडिटी। मैंने बनाया है डिप्रेशन का टेस्ट और क्रिएटिविटी मेजर करने लग गया, तो नॉट गुड वैलिडिटी। बनाया किसी और चीज का था, रिजल्ट मुझे किसी और चीज का मिल रहा है। तो यही होती है वैलिडिटी, कि कितना एक्यूरेटली आपका टेस्ट, आपका टूल वही मेजर कर रहा है जिसके लिए आपने उसे बनाया है। ओके, तो यहाँ पे एक्यूरेसी आपका कीवर्ड हो गया फॉर व्हाट, फॉर वैलिडिटी। ओके, कि whether it is aiming to measure whether it is measuring what it is aiming to measure. Okay, नाउ वैलिडिटी के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, इन पे भी सवाल आते हैं। सेम आपका नाम दे देंगे और डेफिनेशन दे देंगे, मैच करने आपको बोलेंगे। इस तरीके से यहाँ सवाल देखने को मिलते हैं ज्यादातर, और हर बार ही देखने को मिलते हैं। तो वैलिडिटी में क्या क्या आता है? पहला आता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी आप समझो अपने सिलेबस की तरह, कि सिलेबस की पूरी कवरेज हो रही है कि नहीं। जितनी भी चीजें हैं, जैसे अगर मैं डिप्रेशन की बात करूँ, तो डिप्रेशन में क्या क्या आएगा? लो या डिप्रेस मूड आएगा, एनिडोनिया देखने को मिलेगा, नेगेटिव ट्रायड है इसका। तो ये पूरी चीजें जिसके सिम्टम्स हैं, क्या मेरा टेस्ट ये कवर कर रहा है कि नहीं? अगर बात होती है डिप्रेशन में होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस की, तो क्या ये सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट्स इधर मेजर होते हैं कि नहीं? कि हमने 20% कवर करके बाकी 80% छोड़ दिया, तो बात सही नहीं हुई। तो कंटेंट वैलिडिटी देखती है कंटेंट रिलेटेड, कि जितना कवरेज है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, आप अपना सिलेबस पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं कि आधा अधूरा आपने छोड़ दिया। वही आपकी कंटेंट वैलिडिटी होती है, क्योंकि सही कंटेंट को और फुल कवरेज के साथ आप जो इम्पोर्टेंट चीजें वो आपके टेस्ट में इंक्लूडेड है नहीं है, कितने अच्छे से है कितने अच्छे से नहीं है। ओके, फेस वैलिडिटी, क्या देखने से लग रहा है जिसको मैं दे रही हूँ उसे भी कि इसी चीज का टेस्ट है? तुम ले आन लैंग्वेज में, कि अगर मैं आपको बना के दूं एक क्रिएटिविटी का टेस्ट, तो आप देख के आपको भी लग रहा है कि हाँ ये तो लग रहा है कि क्रिएटिविटी मेजर कर रहा है। अगर हाँ, तो अच्छी फेस वैलिडिटी है, नहीं तो नहीं। तो देखने से टेस्ट क्या लगता है? फेस वैल्यूज के देखने से क्या लग रहा है कि किस चीज का है? क्या मैंने इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया है और देख के भी लग रहा है कि मेरी इंटेलिजेंस ही मेजर कर रहा होगा, तो बढ़िया फेस वैलिडिटी। नहीं है ऐसा, तो नहीं है। ओके, देन इसके बाद आती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है आप आपकी थ्योरी से रिलेटेड, कि अब कंस्ट्रक्ट का मतलब एक थ्योरी होता है, कि अब जो भी मेरे थ्योरी के अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या ये उनके साथ रिलेट कर रहा है। जैसे कि अगर मैंने बनाया है डिप्रेशन का टेस्ट, तो जो मेरा टेस्ट बना है, ये जो डिप्रेशन की थ्योरी है, डिप्रेशन के टेस्ट है, उनके साथ ही है कोरिलेटेड, या कहीं ऐसा तो नहीं कि डिप्रेशन की टेस्ट बनाया था मैंने, बट जो थ्योरी है मेरी चल रही वो बिल्कुल ही एंग्जाइटी के साथ मैच कर रही है, एंग्जाइटी के टेस्ट के साथ मैच कर रही है। तो ये देखता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आता है आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट भी जिसको बोलते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी and discriminant, also known as divergent. Discriminant
also known as divergent validity. ओके, तो कन्वर्जन वैलिडिटी देखती है कि जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, ये दोनों ही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के टाइप है। कन्वर्जन वैलिडिटी कि अब जिस चीज का मैंने टेस्ट बनाया है ये उसी की थ्योरी के साथ रिलेट करना चाहिए, उसी के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करना चाहिए। मैंने डिप्रेशन का बनाया है एक टेस्ट, डिप्रेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, डिप्रेशन के और भी टेस्ट होंगे हैं ही, तो क्या ये उनके साथ कोरिलेटेड है कि नहीं? अगर अच्छा कोरिलेशन है तो गुड, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, कन्वर्जन वैलिडिटी है, होना चाहिए। नहीं है तो मतलब फिर नहीं है कन्वर्जन वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, अब जिसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है उसके साथ तो कहीं कोरिलेटेड नहीं हो गया। मैंने बनाया डिप्रेशन का टेस्ट, कहीं एंजाइटी के साथ कोरिलेट तो नहीं हो रहा, इसको नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरा डिप्रेशन का टेस्ट एंजाइटी के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं कोरिलेट हो रहा है, उनके बीच में हम फिर क्या देखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, क्योंकि नहीं होना भी चाहिए, कहाँ डिप्रेशन कहाँ एंजाइटी, दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए और नहीं हो रहा है, तो ओके, गुड, गुड, गुड जॉब, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। तो मेरा कॉन्सेप्ट बाकी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ मैच नहीं होना चाहिए, जिसका है उसी के साथ होना चाहिए। ओके, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देन क्राइटेरिया वैलिडिटी, क्राइटेरिया में अब हमारे पास एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया है जिसके साथ हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, जिसमें आता है आपका कॉन्करेंट वैलिडिटी, कि अभी मैंने टेस्ट बनाया मे बी पर्सनैलिटी का, पर्सनालिटी का टेस्ट और बहुत सारे हैं, तो अब मैं यहाँ पे एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट लूंगी, मे बी मैं नियोपीआई लूँ या आइजेंक लूँ, कोई एक ऐसा टेस्ट, और सेम टाइम पे मैं अपना टेस्ट जो मैंने पर्सनालिटी का बनाया और जो ऑलरेडी बना हुआ टेस्ट है पर्सनालिटी का, दोनों को एडमिनिस्टर करूंगी और देखूंगी दोनों के बीच का कोरिलेशन क्या है क्या नहीं है। अगर अच्छा है तो मतलब अच्छी वैलिडिटी है, नहीं है तो नहीं है। ओके, तो कॉन्करेंट वैलिडिटी में क्या देखेंगे? एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट लेंगे, कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट, और सेम टाइम पे एडमिनिस्टर करेंगे। जब मैं अपना टेस्ट एडमिनिस्टर करी उसी टाइम पे मेरा ये एक्सटर्नल क्राइटेरिया भी एडमिनिस्टर होगा और दोनों के बीच का फिर मैं सिमिलैरिटी देखूंगी। अगर अच्छी है तो मतलब कॉन्करेंट वैलिडिटी अच्छी है, नहीं है तो नहीं है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कि अब लेटर परफॉर्मेंस को मेरा टेस्ट कितने अच्छे से प्रिडिक्ट करता है। जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, सीयूटी पीजी का पेपर होता है, यहाँ पे आपका क्या क्या इसका लेने का क्या पर्पस है? इससे पता चलता है कि जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आप कितने अच्छे स्टूडेंट रहेंगे, कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, कितना अच्छा आपकी स्कोरिंग लर्निंग ये सब रहेगी। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। इस टेस्ट सीयूटी पीजी टेस्ट के बेसिस पे आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ ये इतने नंबर लाएंगे तो शायद ये सिंसियर स्टूडेंट रहेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, नहीं है तो शायद नहीं रहेंगे। तो ये हमारी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हो गई। ओके, तो ये हमारी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हुई, ये हमारा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी हम देखेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये हमारे क्या बनाते हैं? हॉर्मोन्स बनाते हैं। हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ये ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। तो डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब कि ये जो है हम हॉर्मोन्स जो बनाते हैं ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं। डक्ट्स मतलब समझो आप पाइप्स, इनमें सिक्रीट नहीं होते हैं, डायरेक्ट ब्लड में ही ये जाते हैं कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बनाए हुए हॉर्मोन्स, तो इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। अब इनमें क्या क्या आता है? हॉर्मोन्स क्या करते हैं? हॉर्मोन्स हमारे काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और मूड वगैरह को ही रेगुलेट करते हैं, तो इसमें ग्रोथ वगैरह को भी करते हैं। तो इसमें आता है हमारा कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं? तो इसमें हमारा पीट्यूटरी ग्लैंड आता है। पीट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को? क्योंकि ये हमारे बाकी के जितने ग्लैंड्स हैं इनको रेगुलेट करता है, इनके साथ में रेगुलेशन का, ग्रोथ का, इन सब का भी ये काम करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी काम करता है, गोनाडोट्रोपिन्स भी बनाता है। तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे खुद के कोई हार्मोन नहीं बनाते हैं, सिक्रीट करते हैं, लेकिन ये हॉर्मोन्स कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। हमारे पास है एंटीरियर पिट्यूटरी, एपी लिख रही हूँ, और पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पीपी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने खुद के कोई हार्मोन नहीं बनाते हैं, लेकिन दो हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, सिक्रीट करते हैं। कौन से हैं वो? ऑक्सीटोसिन, जिसको कि बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं, और वैसोप्रेसिन, जिसको एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन हमारा किडनी के साथ मिलके वाटर लेवल्स, एब्जॉर्प्शन, थर्स्ट, इन सब में काम करता है, गैस में। ओके, एंड देन एंटीरियर पिट्यूटरी अपने 7 हॉर्मोन्स बनाते हैं। अगर आपको इनको डिटेल में क्लास देखनी है फ्री में, आप चाहते हैं कि मेरे को और
एक्सपैंडेड चाहिए तो ऑफ कोर्स हमारा कोर्स परचेज करें। एंड बाकी उसके अलावा एक यूट्यूब पे भी फ्री क्लास करी है बायो साइकोलॉजी की, 1 डेढ़ घंटे की 2 घंटे की क्लास है, आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमने वो डिस्कस करा है और डिटेल में। एंड देन इसके बाद ये हो गया पीट्यूटरी ग्लैंड, फिर हो गया हमारे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये आपका मेलेटोनिन बनाता है, मेलेटोनिन जो कि आपको स्लीप में काम करता है। जब आपको ये मेलेटोनिन जब ये रिलीज होता है तो आपको नींद आती है। ये जो है अंधेरे में ही ज़्यादा रिलीज़ होता है, कभी रात में अंधेरे में आप सोते हो, सुबह लाइट कोई ऑन कर दे रूम की तो नींद खुल जाती है एकदम इरिटेशन के साथ। एंड अगर आप रात में मोबाइल चलाते हो तो ऐसा देखा गया है कि जितनी देर आप मोबाइल चलाते हो उसकी जो लाइट होती है, उसकी वजह से मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम होता है एंड देयरफॉर आपको नींद लेट आपकी शिफ्ट करते ही जाती है, आपको देर तक नींद नहीं आएगी। इसलिए सोने से पहले मोबाइल साइड में रख के थोड़ी देर आँखें बंद करो, नींद आ जाएगी। ये आपका पीनियल ग्लैंड है जो कि मेलेटोनिन बनाता है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं और नीचे आपके थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड आपका मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मेटाबॉलिज्म का थायरॉक्सिन बनाता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, कितने आप रेस्ट पे भी कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, उस चीज का काम आपका थायराइड ग्लैंड देखता है। फिर यहीं पे आपका पैराथायराइड ग्लैंड आता है, ये कैल्शियम कैल्शियम रेगुलेशन का काम करता है, जो बोन्स में हमारे कैल्शियम स्टोर होते हैं। बहुत सारे टीवी पे एड्स भी देखे होंगे, ये खाइए वो खाइए तो बोन स्ट्रॉन्ग होंगे, कैल्शियम बनेगा। तो वो कितना ब्लड स्ट्रीम में अभी रेगुलेट होना है नहीं होना है, उसका काम पैराथायराइड ग्लैंड देखता है। कि फिर और नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स आते हैं। तो ये आप इस ट्रायंगल से देख रहे हो ग्लैंड्स हमारी किडनी के ऊपर, दीज आर योर एड्रिनल ग्लैंड्स। इस तरीके से दिखते हैं। बहुत गंदा बनाया है मैंने ये, मतलब ट्रायंगल टाइप समझ लो आप। तो इसमें 2 डिविजन्स हैं। ऊपर जो लेयर है आपका ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बनाता है। आपका प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो कि हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है। और अंदर में होता है हमारा मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला। ये जो है आपका, ये एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन बनाते हैं। एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन हमारे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स है। एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन ये अराउजल में काम करते हैं, और एपिनेफ्रिन हम नोरेपिनेफ्रिन हमारा कंसंट्रेशन में भी काम करता है। बाकी दोनों फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स है, अराउजल में इनमें काम करते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड हो गए। फिर हमारे पैनक्रियास, पैनक्रियास जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है, क्योंकि आइलैंड्स ऑफ लैंगरेंस बोला जाता है। और ये जो सेल्स होते हैं ये आपका इंसुलिन, यहाँ पे आपके बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बनाने का काम करते हैं, जो कि आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, उसको मेंटेन करता है, काम करता है। यहाँ पे ग्लूकागोन, ग्लूकाजन ये सारी चीजें भी रेगुलेट होती हैं। तो बेसिकली किस हिसाब से बॉडी को एनर्जी जानी है, कितना ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाना है, कम होना है, उस चीज का काम आपका पैनक्रियास देखता है। फिर आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आ गए, आपके ओवरीज एंड टेस्टिस। फीमेल्स में ओवरीज होंगे, मेल्स में टेस्टिस होंगे। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काम करते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करते हैं आपके ओवरी टेस्टिस। ओके, एंड ये क्या आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंड इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक से वी आर डन। अगर आपको ऐसे और शॉर्ट क्विक क्लासेस चाहिए तो प्लीज डू कमेंट डाउन टू लेट अस नो। ये क्लास अच्छी लगी हो तो भी कमेंट डाउन लेट अस नो, नहीं अच्छी लगी हो तो भी कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। रियली लुकिंग फॉर फीडबैक्स। कोई भी टॉपिक आता है माइंड में जो आप डिस्कस करना चाहें प्लीज हमें बताएं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, होपफुली अगेन अच्छा लगा हो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।